बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं और कार्बन और हाइड्रोकार्बन वगैरह जिसके अंदर आ जाते हैं, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह के बारे में हम मोस्टली पढ़ते हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं या हाइड्रोकार्बन वगैरह होते हैं, जैसे कि कार्बन, अभी ये मीथेन है, इथेन, या इसी तरीके से एथेनॉल वगैरह हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, जिनके साथ ये अब एथेनॉल एक ब्रांच, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड वगैरह, ईथर वगैरह, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन और कार्बन वगैरह की स्टडी की जाती है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाते हैं। तो इसी तरीके से फिर इनके आगे रिएक्शंस, इनकी प्रिपरेशन, रिएक्टिविटी, मैकेनिज्म वगैरह, वो सारे के सारे इसी में स्टडी की जाते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन है पहले। देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, यानी केमिकल कंपाउंड्स की दो क्लासिफिकेशन होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मैं आपको बता चुका हूँ, यानी ये हाइड्रोकार्बन वगैरह की स्टडी की जाती है। और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, चाहे वो कोई भी मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वगैरह हो गए, और कोई भी जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उनके ट्रांजिशन मेटल वगैरह, तो इनके बोरान, सल्फर वगैरह, इनके केजेस, इनकी चेन्स, इनके बारे में जो भी चीज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो वेनेडियम, क्रोमियम वगैरह, इनके बारे में, तो आयरन वगैरह, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे वर डिराइव्ड, यानी इनकी क्लासिफिकेशन इनकी सोर्स के ऊपर है, यानी जिससे ये हासिल किए गए हैं वही चीज़। यानी अब कार्बन, जब एथेनॉल की बात करें तो ये हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन से जारी बात है, इनके अंदर साफ नजर आ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, और ये इसीलिए हाइड्रोकार्बन है, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्टडी किए जाते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ क्रोमियम के बारे में स्टडी, यानी इससे पिछला जो चैप्टर है, इसका पिछला चैप्टर जो था वो कौन सा था, जिसमें हमने पढ़ा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, वो सारे के सारे जो है उनके बारे में, क्रोमियम, वेनेडियम, आयरन के बारे में जो स्टडी है ऐसे पिछले चैप्टर में, तो वो सारे के सारे जो हैं वो उसमें स्टडी की जाते हैं इनऑर्गेनिक में। और इसी तरीके से जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर हमने इसकी ट्रांजिशन पढ़ी थी, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर जैट्रियम वगैरह, मरकरी तक हमने इस तरीके से मुख्तलिफ पढ़े थे, स्कैंडियम से, जैट्रियम से, उसके बाद आगे लैंथेनम से, मरकरी वगैरह, और मुख्तलिफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह ये इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन इनकी सोर्स नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन में मौजूद नहीं है। द कंपाउंड विच वर ऑफ द मिनरल ओरिजिन वर नोन एज इनऑर्गेनिक, यानी ऐसे कंपाउंड जिनकी सोर्स जो है मिनरल है, जैसे कि टेबल साल्ट हो गया, NaCl अब इसमें आ रहा है, सोडियम भी मेटल है, अल्कली मेटल है, यानी इस सोडियम का प्रोटॉन नंबर होता है 11, पहले ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में, तो ये भी मेटल है। उसके बाद क्लोरीन हो गया, ये हेलोजन से आता है, टेबल साल्ट, NaCl, तो ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। उसके बाद मार्बल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2, अब CO2 में कार्बन तो आ रहा है, लेकिन CO2 इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्टडी किया जाता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑर्गेनिक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, यानी ये हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड से इतनी ज़्यादा नहीं मिलती जितनी कि इनऑर्गेनिक से मिलती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को या मेटल कार्बोनल्स को या कार्बोनेट, मेटल जो कार्बोनल्स होते हैं, मेटल का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड, मेटल कार्बोनल्स जिन्हें कहा जाता है, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी किए जाते हैं। फिर इसलिए उसके बाद मेटल कार्बोनाइलेट्स वगैरह हो गए, यानी फर्ज करें CO के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये सारे के सारे फिर इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी किए जाते हैं। तो एंड दोज ऑफ वेजिटेबल एंड और एनिमल ओरिजिन, और उनका जिनका जो सोर्स है, क्योंकि ऊपर अभी बात हुई है ऊपर वाली लाइंस में कि जिनकी सोर्स से ये पता चलता है कि ये ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा, तो जिनकी सोर्स वेजिटेबल या एनिमल ओरिजिन हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हो गया, ये विनीगर, सिरका जो होता है एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH, इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एक ब्रांच है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं, कि एक अल्कोहल होगा जिसके साथ भी CH3OH वगैरह ये आ जाते हैं, OH, तो ये अल्कोहल के अंदर स्टडी किए जाते हैं ये चीज़। इसी तरीके से CH3COOH जिनके साथ ये आ जाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर स्टडी किए जाते हैं। ये सारे की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह आ जाते हैं, ये अल्कोहल वगैरह होते हैं। इसी तरीके से अभी एसिटिक एसिड की बात की गई, ये विनीगर, ये सिरका होता है ये। इसी तरीके से जब CH3
CHO, ये एल्डिहाइड होता है जिसके साथ CHO आ जाता है, एल्डिहाइड। इसी तरीके से जिसके साथ CH3, COOCH3 ये आ जाता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये कीटोन होता है जिसके साथ RCOOR। और ये अब इस साइड पे मिथाइल है, इस साइड पे मिथाइल है, तो जरूरी नहीं है इस साइड पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है। यानी फर्ज करें इस साइड पे अगर CH3 है और इस साइड पे C2H5 हो जाता है तो ये भी कीटोन ही होगा, मिथाइल मिथाइल कीटोन हो जाएगा। या अगर डायरेक्ट कहा जाए तो ब्यूटानोन कह सकते हैं, 1 2 4 कार्बन है, इसे प्रोपेनोन कह सकते हैं। तो ये एसिटाल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है। इसे अगर खोल के लिखे इसी तरीके से तो हम इस तरह लिख सकते हैं COOH। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर खोल के लिखें तो COOH, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें एल्डिहाइड हो गए, कार्बोक्सिलिक। इसी तरीके से एथर हो गए CH3OCH3। और ज़रूरी नहीं है इस साइड पे मिथाइल है तो इस साइड पे मिथाइल हो, फर्ज करें इस साइड पे मिथाइल है और इस साइड पे इथाइल भी हो सकता है। तो जिसे डायमिथाइल ईथर कह देंगे, इथाइल मिथाइल ईथर कह देंगे। तो ये ईथर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी ब्रांच है। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ ब्रांच हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह के अंदर स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है, ये तो एसिटिक एसिड से बताया था कि विनीगर एंड अल्कोहल फ्रॉम वाइन। टारटारिक एसिड यानी ये ग्रेप से हासिल किया जाता है। टारटारिक एसिड ये भी सारी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, आखिर में टारटारिक एसिड आ रहा है। जो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका फर्ज करें जैसे कि एक एसिड IC और एसिड, फर्ज करो ये है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसे एसिटिक एसिड कह देंगे, एसिटिक एसिड। इसी तरीके से फर्ज करो कोई 3 कार्बन वाला है CH3 CH2 COOH, इससे वैसे 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉन होता है तो प्रोपेन होता है 3 कार्बन वाला, जैसे हमने सिंपल पढ़ा था कि 3 कार्बन होता है प्रोपेन। लेकिन अभी एसिटिक एसिड है साथ, तो इसके साथ E हटा के तो प्रोपेनोइक एसिड लिख देंगे, प्रोपेनोइक एसिड। ये हटा के OIC एसिड आ जाता है। फिर इस तरीके से ब्यूटेन 4 कार्बन वाला तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन वाला तो पेंटानोइक एसिड। इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मटेरियल्स और सब्सटेंसेस व्हिच वर एट वन टाइम अलाइव। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनसे कंसर्न करती है, उन केमिस्ट्री से लिविंग मटेरियल की, यानी ऐसी जो एक बार जिंदा हो या जो जिंदा चीज हो या जो कम से कम एक बार जिंदा हो, यानी वन टाइम अलाइव, यानी एक बार जिंदा हो उसके बाद दोबारा मर जाती हो थोड़ी देर के लिए हो। तो वो सारी की सारी उससे जो चीज़ निकलेंगी वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह उसके साथ रिलेटेड है। इट इज़ देयरफॉर कंसर्न विद लिविंग प्लांट्स, इसीलिए ये जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनसे ये कंसर्न करती है। और सब्सटेंसेस लाइक कोल एंड ऑयल वगैरह हो गया, कोयला हो गया, क्योंकि कोयला भी जो है, कोल ये भी कार्बन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से ऑयल्स वगैरह हो गए, तो ये फैट एंड ऑयल वगैरह ये सारे बायोकेमिस्ट्री वगैरह का टॉपिक है। तो ये फैट ऑयल ये भी सारे के सारे यही होते हैं, ब्यूटानोइक एसिड वगैरह, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें आ जाते हैं, एस्टर्स वगैरह आ जाते हैं, फैट एंड ऑयल। एस्टर की जिस तरह मैंने मुख्तलिफ ब्रांचेज बताई है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें फैट्स एंड ऑयल वगैरह में एस्टर्स वगैरह भी इनमें आ जाते हैं। फिर एस्टर्स RCOOR ये होता है एस्टर का फार्मूला। अब इसकी जगह जरूरी है इधर जो R होगा वही R इधर हो, इस साइड पे हो सकता है CH3 हो तो इधर C2H5 भी हो सकता है, और C2H5 इस साइड पे भी अटैच हो सकता है, इधर CH3 सिंपल हो। तो इस तरीके से मुख्तलिफ, यानी अल्काइल ग्रुप का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है साथ। तो ये एस्टर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ थी ऑर्गेनिक, इट इज़ देयर फॉर और फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक सी ऑर्गेनिज्म ऑयल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नाउ डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एज कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी ये कार्बन की केमिस्ट्री है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन आ रहा होता है, ये एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होता है। तो उससे हम कार्बन की मौजूदगी उससे देख के हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बाकी जो एक्सेप्शंस हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, इसी तरीके से मेटल कार्बोनेट्स वगैरह हो गए, मेटल कार्बोनाइड्स वगैरह, साइनाइड्स, थायोसाइनाइड्स आर स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि वही बात ये इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसलिए स्टडी किया जाता है, इनके अंदर हालांकि कार्बन मौजूद है, जैसे कि साइनाइड है तो कार्बन और नाइट्रोजन CN-1, तो मेटल साइनाइड्स वगैरह भी सायानो कंपाउंड्स
तो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किए जाते हैं। जब बीएस केमिस्ट्री कर रहे हो तो उसमें बकायदा एक कोर्स पढ़ना पड़ता है इनऑर्गेनिक का, जिसमें यही मेटल कार्बोनाइज उसका उसमें चैप्टर होता है। मेटल कार्बोनाइज ही पढ़ने पड़ते हैं उसमें, मेटल कार्बोनाइज साइनाइड्स वगैरह या साइनेट्स थायोसाइनेट्स। तो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसलिए स्टडी किए जाते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं ये ऑर्गेनिक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक से रिलेटेड करती हैं। इसलिए modern definition of organic chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of compound of carbon and hydrocarbon and derivative। यानी अगर वैसे अगर हम कह दें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है तो वही बात, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी, जैसे कि मैंने ये मुख्तलिफ कंपाउंड देखे हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स हैं। अब वैसे जो मेन हाइड्रोकार्बन अगर मैं कह दूँ कि एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, वो 4 बॉन्ड बना सकती है। तो ये सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या, मीथेन। अब इसी के साथ एक जब ये OH लग गया दरमियान में, जो साइड O आ गया तो ये क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो ये क्या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। इसी तरीके से एक कार्बन के इस कार्बन के ऊपर O आ जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स कहा जाते हैं, यानी जो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव वो यानी जो इनसे निकले हैं, यानी उनसे निकले। अब ये जो मेथनॉल है ये बेसिकली इससे निकले, इसके साथ हमने O अटैच कर दिए। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन और डाल दिए और एक कार्बोनिल ग्रुप बीच में आ गया। इसी के एथेनॉल के अंदर कार्बोनिल ग्रुप बीच में आ गए। अब इसमें O इन्होंने निकाल दिए तो ये एल्डिहाइड बच गया। तो इस तरीके से ये डेरिवेटिव्स इनको कहा जाता है। बट उसके बाद सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्सेज कौन कौन सी, यानी किन किन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जा सकते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड किन से आते हैं। तो ये एक साइड बॉक्स बना हुआ है, पॉइंट टू पॉइंटर, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं पेट्रोलियम, क्योंकि ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है ये भी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑक्टेन नंबर वगैरह इसमें उसके जरिए भी बात की जाती है, उससे रिलेटेड है। मीथेन वगैरह से, यानी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड पेट्रोलियम से मीथेन भी बनाई जा सकती है, इथाइलिन यानी इथीन भी बनाई जा सकती है। यानी आपको पता है कि इथेन जो एक कार्बन वाला बॉन्ड हो उसे हम इथेन कहते हैं। तो और 2 डबल बॉन्ड आ जाए, एक डबल बॉन्ड आ जाए तो इथीन, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इथाइन उसे कहा जाता है। तो ये यानी वो कह रहे हैं कि एसिटाइलिन भी बनाई जा सकती है, मीथेन भी, इथीन भी, प्रोपीन भी बनाई जा सकती है, बेंजीन भी बनाई जा सकती है। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर ड्रा किया जाए, यानी वो ये बता रहे हैं पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। पेट्रोलियम में आपको पता है क्रूड ऑयल होता है जो पेट्रोलियम होता है, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री फिर पेट्रोलियम ऑयल जो निकलता है उसकी रिफाइनिंग की जाती है, उसके बाद वो गाड़ी में पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, 6 कार्बन होती हैं, वो आपस में इस तरीके से अटैच होती हैं और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और इससे बेंजीन कहा जाता है। और इसको अगर वैसे लिखना है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेंजीन। और इसी तरीके से टोलुइन का अगर स्ट्रक्चर है तो बेंजीन के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप लग जाए, इस तरीके से मिथाइल ग्रुप लग जाए, इसे टोलुइन कहते हैं और ये बेंजीन होता है। यानी वो कह रहे हैं ये जितनी भी चीज़ें ये, उसके बाद ज़ैलीन, इसी तरीके से बेंजीन के साथ अगर 2 टोलुइन लग जाए तो उसे ज़ैलीन कहा जाता है। C6H4 इसका फार्मूला होता है, C6H4 CH3 2, इसे ज़ैलीन कहा जाता है। यानी 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं बेंजीन के साथ लगे होते हैं। तो ये आगे वो कहता है कि मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये जो होता है ये बेसिकली सोर्स होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह इनके अंदर मौजूद होते हैं, इनसे हासिल किया जाता है। दीज आर कॉमन कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो ये फॉसिल फ्यूल्स इन्हें कहा जाता है और इनकी बहुत आजकल डिमांड है फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की। ज़ाहिर बात है कोयला वगैरह इस्तेमाल हो रहा है इतने ज़्यादा मकदार में एनर्जी पर्पज़ के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। पेट्रोलियम वगैरह गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल वगैरह। उसके बाद नेचुरल गैस, ये तो हर घर की ज़रूरत है नेचुरल गैस वगैरह। उसके बाद गाड़ियों में भी CNG के तौर पर इस्तेमाल होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस जो होती है। उसके बाद सिलेंडर्स वगैरह में जब सर्दियों में गैस वगैरह नहीं आ रही तब इस्तेमाल होती है। तो कोल इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट यील्ड्स कोक, कोल टार ऑन पायरोलाइसिस और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी डिस्टिलेशन के थ्रू, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू उनकी सेपरेशन वगैरह की जाती है। एक कंपाउंड है उसकी डिस्टिलेशन के थ्रू उनको सेपरेट किया जाता है। डिस्टिलेशन के आगे फिर फर्दर टाइप है, कुछ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, कुछ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, कुछ और डिस्टिलेशन वगैरह होती हैं।
तो इनके थ्रू कंपाउंड को सेपरेट वगैरह किए जाते हैं, दो कंपाउंड को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन डायरेक्टली आइसोलेटेड फ्रॉम कोल टार। वो कहते हैं कि कोल टार से 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट किया जा चुका है, हैव बीन डायरेक्टली आइसोलेटेड, निकाला जा चुका है और कोल टार से 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो दीज कोल टार प्रोडक्ट्स फॉर्म द स्टार्टिंग मटीरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 1000 ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी ये और कोल टार जो है ये इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं कोल टार के, यानी कोल टार एक सोर्स अगर हम कहें कि कोल टार है, इस साइड पे कोल टार है, कोल टार, तो इसके जो इससे जो चीज हासिल होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है ये फिर आगे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के काम आते हैं या इनसे एरोमेटिक कंपाउंड्स निकालते हैं। जैसे कि ये बेंजीन की बात की तो ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड ये होते हैं, उसमें का फार्मूला होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इससे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर हम कहते हैं अगर इतने इलेक्ट्रॉन हो यानी 6 इलेक्ट्रॉन वगैरह हो गए, तो इसी तरीके से n की जगह जब 1 पुट की है तो n की जगह जब हमने 1 पुट की है +2 तो ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये और प्लेनर एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ कंडीशन होती हैं कि प्लेनर होना चाहिए, उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने चाहिए, उसके बाद प्लेनर होना चाहिए। तो ये अब 6 इलेक्ट्रॉन या 4n की जगह 2 पुट करें 2 + 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, या 4 की जगह 3 पुट करें +2 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 + 4 मल्टीप्लाई बाय 4 + 2 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे। तो यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड इनके अंदर कहा जा सकता है इनको। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इधर इस 3 बन रहे हैं क्योंकि एक डबल बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं। तो पेट्रोलियम दिस लिक्विड इंक्लूडिंग पेट्रोलियम वगैरह यानी 1000 ऑफ एरोमेटिक यूजफुल एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं इससे, यानी रिलीज वगैरह हो रहे हैं, तो इसे बनाए जा सकते हैं। इंक्लूडिंग परफ्यूम वगैरह बनाई जाती हैं इन्हीं से। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी पूरी परफ्यूम इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने पेट्रोलियम इंडस्ट्री बनाई, ये भी ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। इसी तरीके से पॉलिश इंडस्ट्री होगी, पेंट इंडस्ट्री होगी, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। ड्रग्स हो गए, पाइप वगैरह, ड्रग्स, डाइज, फोटोग्राफिक डेवलपर्स एंड अदर्स, ये सारे के सारे। उसके बाद ड्रग्स जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, सैलिसिलिक एसिड, मॉर्फिन, हेरोइन वगैरह, इनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह BS केमिस्ट्री जब कर रहे हो तो नेचुरल प्रोडक्ट्स पढ़ना पड़ता है, आप लोगों का सिलेबस होता है, उसमें फिर सारी की सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स किस तरह बनते हैं। उसके बाद ये जो डिस्प्रीन वगैरह होती है, एस्प्रीन का क्या फार्मूला है, सैलिसिलिक एसिड OH और COOH, सैलिसिलिक एसिड, डिस्प्रीन, एस्प्रीन फार्मूला। उसके बाद अगर मॉर्फिन की बात की जाए तो एक इस टाइप का कंपाउंड होता है, इस तरीके से मॉर्फिन वगैरह, हेरोइन, इस साइड पे मिथाइल ग्रुप एक अटैच होता है और एक इस साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये मॉर्फिन या हेरोइन वगैरह का स्ट्रक्चर होता है। इसकी जगह मिथाइल की जगह एक और किसी अगर चेंज कर दें तो इसके डेरिवेटिव्स वगैरह बन जाते हैं, हेरोइन, मॉर्फिन वगैरह। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह, मॉर्फिन वगैरह, हेरोइन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये। तो ये वगैरह बनाने के काम आते हैं। इन सब पेट्रोलियम, उसके बाद बात आ जाती है पेट्रोलियम इन सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड सीप आउट ऑफ ग्राउंड, यानी ग्राउंड से ये जो चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ये एज इसके आप लोगों को पता है क्योंकि जो 9 की चीज़ें वो सारी की सारी 11 क्लास में भी मौजूद हैं केमिस्ट्री में, और इसी तरीके से जो 10 क्लास की चीज़ें वो सेकंड ईयर में मौजूद है। तो ये 10 क्लास में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक चैप्टर है, तो इधर भी है, लेकिन सेकंड ईयर में थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स है। तो उसमें भी हमने ये बात पढ़ी थी 10 क्लास के, पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम किस तरीके से निकलता है। तो अब ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड सीप आउट ऑफ ग्राउंड, यानी ग्राउंड से एक काले रंग का तेल टाइप स्टिकी थिक बहुत लिक्विड विस्कस, यानी जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हनी हो गया। इस तरीके से एक कंपाउंड निकलता है ज़मीन से, उसे पेट्रोलियम कहा जाता है। दिस लिक्विड इज कॉल्ड पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इसे कहा जाता है। पेट्रोलियम इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, जो पेट्रोलियम होता है वो कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम से कितनी चीज़ें हासिल की जा रही हैं, मीथेन भी, इथाइलिन भी, एसिटाइलिन भी, प्रोपीन, बेंजीन, टोलुइन, ज़ाइलिन, इतने ज़्यादा कंपाउंड निकल रहे हैं सिर्फ एक पेट्रोलियम से।
तो ये इससे मुख्तलिफ कंपाउंड हासिल किए जाते हैं। पेट्रोलियम इसे क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रूड ऑयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा ऑयल नहीं होता कि डायरेक्ट हम गाड़ी में डालें पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये इस्तेमाल न पड़े। पहले इसके अंदर जारी बात है मुख्तलिफ और कंपाउंड होते हैं, उनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह की जाती है, कंपाउंड को सेपरेट किया जाता है। तो मुख्तलिफ मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे इनको सेपरेट किया जाता है, फिर उसमें से फिर जो पेट्रोल होता है वो निकाला जाता है गाड़ियों के लिए, फिर वो सप्लाई होता है पेट्रोल पंप्स पर, तो वो गाड़ियों वगैरह इस्तेमाल करती हैं। पेट्रोलियम इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हुज कंपोजिशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द इट्स प्लेस ऑफ अक्रस। नेचुरल गैस इट इज द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, यानी जो नेचुरल गैस होती है ये भी लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होती है। जैसे कि लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन नंबर वगैरह कम होते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट उन्हीं का कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कहा जाते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मुख्तलिफ, जो मीथेन होगी, इथेन, अब इसमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें जो नेचुरल गैस है इसमें मीथेन आ जाती है, जो कि 85% है। ज़्यादातर इसमें जो गैस होती है नेचुरल गैस, इसमें मीथेन की तादाद ज़्यादा है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया CH4 जो होता है एक कार्बन वाली, जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो ये इसके साथ 4 कार्बन वाली हाइड्रोजन होती है, ये आ जाती है। फिर ऑर्गेनिक तो पेट्रोलियम कम्प्लेक्स ऑफ मिक्सचर, अच्छा इधर पहुंचे थे, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसके साथ फिर इथेन 2 कार्बन वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है, फिर प्रोपेन 3 कार्बन वाला जो मीथेन अल्केन होती है, इसके बाद ब्यूटेन 4 कार्बन वाली जो अल्केन होती है। ये सारी की सारी इसी में आ जाती है नेचुरल गैस के अंदर। कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो इट इज़ फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ये नेचुरल गैस किस तरह बनती है? ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से, यानी अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन और डिकम्पोजर के थ्रू उसकी डिकम्पोजिशन होती है, तो उसके बाद फिर नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। यानी इन पाकिस्तान देर आर वास्ट रिजर्व गैस एट सुई इन बलोचिस्तान, सिंध एंड पंजाब। यानी सुई जो है बलोचिस्तान के अंदर सुई एक इलाका है, तो उसके अंदर भी गैस के काफ़ी सारे ज़खायर पाए जाते हैं, ज़ख़ीरे। उसके बाद सिंध के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी। उसके बाद प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स की और प्लांट की केमिस्ट्री। Many organic compounds are obtained directly from plant and animal sources by suitable method of isolation। यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनसे वो डायरेक्टली प्लांट से आइसोलेट किए जाते हैं। फिर उनकी आइसोलेशन, जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया है कि BS केमिस्ट्री में पूरा पढ़ना पड़ता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं ये सारे के सारे स्टडी की जाते हैं। प्लांट से हम किस तरीके से ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह हासिल करते हैं, टर्पीन्स वगैरह, अल्कोलॉइड्स वगैरह, टर्पिनोइड्स वगैरह, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। सिट्राल ए, फिर सिट्राल बी, यानी इस तरीके से मुख्तलिफ और कई नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ये टर्पीन्स, टर्पिनोइड्स वगैरह ये हासिल किए जाते हैं दरख्त वगैरह से। फिर इनकी आइसोलेशन वगैरह की जाती है, इनके बारे में स्टडी किए जाते हैं इनकी, यानी ये किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर क्या है वगैरह, आइसोलेशन वगैरह की जाती है। फिर इनकी टोटल सिंथेसिस वगैरह के थ्रू बताया जाता है इसका स्ट्रक्चर ये है। तो फ्यू फैमिलियर एग्जांपल आर कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि सेलुलेज हो गए, शुगर होगी, स्टार्च होगी, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो प्रोटीन्स वगैरह में सिल्क आ गया, वूल, कैसीन, फूड प्रोटीन। फैट्स एंड ऑयल के अंदर ऑयल्स वगैरह आ गए, लार्ड, बटर, अल्कालॉइड्स के अंदर कोई नीन आ गए, मॉर्फिन, जैसे कि मैंने मॉर्फिन की एग्जांपल बताई, ये मॉर्फिन का ये स्ट्रक्चर बन जाता है, मॉर्फिन वगैरह। और उसके बाद स्ट्रेचिन, हार्मोन्स, विटामिन, परफ्यूम्स, फ्लेवर्स, डिजाइन वगैरह, ये जितनी चीज़ें ये सारी की सारी केमिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। अब पार्शियल और टोटल सिंथेसिस क्या होते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम और कोल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू थाउजेंड ऑफ यूजफुल मटेरियल्स बाय सिंथेटिक मेथड्स। यानी वो कह रहा है कि पेट्रोलियम से जो मुख्तलिफ कंपाउंड हासिल किए जाते हैं उनको फिर आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम से मुख्तलिफ कंपाउंड हासिल हो जाते हैं और कोल से फिर आगे उनकी मुख्तलिफ उनके रिएक्शंस वगैरह करवा के या उनकी मैन्युफैक्चरिंग करवा के उनके साथ और कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड उनसे ड्राइव किए जाते हैं। बाय मैनी एग्जाम्पल माइट बी साइटेड ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिप्लेसिंग दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज डाइज वगैरह होगी। डाइज ही जो कपड़े वगैरह के ऊपर रंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं, कलर इंडस्ट्री के अंदर। तो रबड़ होगी, रबड़ इंडस्ट्री ये जो, उसके बाद रबड़ पाइप्स वगैरह जो आ गए, उसके बाद मुख्तलिफ रबड़ इंडस्ट्री, टायर्स वगैरह आ गए। तो ये सारे के सारे इनमें आ जाते हैं। फाइबर्स, प्लास्टिक इंडस्ट्री पूरी, ये प्लास्टिक की बोतलें वगैरह बन रहे हैं, प्लास्टिक के पाइप बन रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स बन रहे हैं, शॉपिंग बैग्स वगैरह मुख्तलिफ बन रहे हैं, पॉलीथाइलीन्स,
ड्रग्स में तो मैं बता चुका हूँ आपको, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन। इन मैनी केसेस द सिंथेटिक मटेरियल्स आर सुपीरियर टू द नेचुरल कंपाउंड, यानी सिंथेटिक मटेरियल जो है वो ज़्यादा बेहतर है नेचुरल कंपाउंड से, क्योंकि सारी बात है नेचुरल कंपाउंड, नेचुरल प्रोडक्ट्स, वैसे तो नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट से फिर आगे मुख्तलिफ उनके ऊपर वर्किंग करके उन्हें और ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है सिंथेटिक, क्योंकि नेचुरल की जो मकदार होती है वो बाज़ का कम होती है। तो फ़र्ज़ करें जो नेचुरल एक कंपाउंड बन रहा है नेचुरल, वो अगर फ़र्ज़ करें अगर 10 मिलीग्राम में लो तो 90% इफेक्टिव है। तो हो सकता है कि अगर हम सिंथेटिक तो उसके अंदर कोई चीज़ वगैरह ऐड करके उसे सिंथेटिक के अंदर कन्वर्ट कर दें, या उसके अंदर नेचुरल फर्ज करो मॉर्फिन में क्या तो नेचुरल निकल है, इस इधर CH3 ग्रुप है असल में जो हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो ये CH3 इसकी जगह अटैच करके इसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगा दो या OH लगा दो, तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो फिर वो क्या होगा, अगर हम 1 मिलीग्राम भी लेंगे तो वो हो सकता है 95% इफेक्टिव हो। तो इसलिए वो कह रहा है कि सिंथेटिक जो होते हैं बाद का तो वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस हो जाते हैं या सुपीरियर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंथेटिक डाइज आर सुपीरियर टू दोज ऑफ नेचुरल ओरिजिन, यानी नेचुरल ओरिजिन है तो अगर कोई नेचुरल ओरिजिन वाली डाई है तो हो सकता है वो उसकी जो रंगत हो वो ज़्यादा ब्राइट ना हो, और हो सकता है वो कम अरसे के लिए, और जो सिंथेटिक उसके अंदर कोई केमिकल वगैरह ऐड करके कोई और उसके साथ वर्किंग करके इस्तेमाल की जाए तो हो सकता है अगर कोई वैसे डाई है वो अगर टाइम निकाल रही है, या कोई पेंट है वो नेचुरल ओरिजिन से वो टाइम निकाल रहा है 10 ईयर्स का, तो वो जो हम केमिकल वर्किंग करके अगर कोई करेंगे तो वो हो सकता है 15 ईयर्स 20 ईयर्स तक वो टाइम निकाल जाए। तो ये होती है सिंथेटिक वगैरह की बेनिफिट्स। इन अदर केसेस सिंथेटिक मटेरियल आर एंटायरली अननोन इन नेचर एंड फिल द रिक्वायरमेंट नॉट सेटिस्फाई फ्रॉम एनी अदर सोर्स। और जो सिंथेटिक मटेरियल बनाए इसीलिए जाते हैं अगर कोई नेचुरल ओरिजिन से जो इस्तेमाल नेचुरल ओरिजिन से जब पूरे ना हो रही हो, रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरे ना हो रही हो, जैसे फ़र्ज़ करें अगर एक ज़मीन के ऊपर 10 कनाल की ज़मीन है और उसके ऊपर कोई फसल वगैरह लगी हुई है तो वो कम निकल रही है, तो इसीलिए खाद डाला जाता है ताकि वो ज़्यादा उसी एरिया के ऊपर 10 कनाल के उतने ही एरिया के ऊपर वो ज़्यादा जब हम सिंथेटिक फाइबर वगैरह या खाद वगैरह जब हम डालते हैं यूरिया वगैरह, तो वो उसी एरिया के ऊपर वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस शो करती है, वो ज़्यादा खाद वगैरह ज़्यादा वो फसल वगैरह निकल आती है। तो ये होती है। उसके बाद इन अदर केसेस एग्जाम्पल आर ईथर हो गए, ग्लाइकोल हो गए, मैर्क्यूक्रोम होगी, मर्क्यूरो क्रोम, एस्पिरिन होगी, एस्पिरिन यानी डिस्प्रिन के फार्मूले से मैं आपको बता चुका हूँ ये पेन किलर है, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती है। सल्फर ड्रग्स वगैरह हो गए। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टचेज ऑलमोस्ट एवरी फेज ऑफ लाइफ, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हर फेज ऑफ लाइफ को टच करी। जैसे मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ले लो, पेंट इंडस्ट्री ले लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, उसके बाद पॉलिश इंडस्ट्री ले लो, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री ले लो, सारी की सारी। फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ केमिकल बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय एम्प्लॉइंग द अल्कोहल फर्मेंटेशन, जैसे कि ये भी हम लोगों ने पढ़ी है, 2 किस्म की फर्मेंटेशन होती है, एक अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है और एक दूसरी फर्मेंटेशन होती है। तो इसमें फिर आगे यानी ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से केमिकल की प्रोडक्शन की जाती है फर्मेंटेशन में, जैसे कि इससे फिर दही का जो प्रोसेस है दही बनने का, योगर्ट बनाने का, तो ये भी फर्मेंटेशन के इसी तरीके से फर्मेंटेशन के थ्रू होती है। जैसे कि एक अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, तो इनसे योगर्ट वगैरह का जो बनने का प्रोसेस है ये भी फर्मेंटेशन का ही नतीजा है। By employing the appropriate organism, useful substances are produced. For example, the fermentation of molasses or sugar produce alcohol, vinegar and many other products. यानी वो कह रहे हैं कि मोलासेस की और शुगर की अगर हम फर्मेंटेशन करें तो उससे हम अल्कोहल यानी शराब वगैरह भी बनाई जा सकती है, अल्कोहल, विनेगर यानी सिरका वगैरह भी बनाया जाता है, और भी कई प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। उसके बाद नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन हो गए, सिल्क हो गए, वूल हैव प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन। ऑर्गेनिक सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन, डेक्रोन, नायलॉन आर प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी बेसिकली ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही है। यानी मैंने आपको बताया कि ये जो सिंथेटिक फाइबर रेयन, डेक्रोन, नायलॉन वगैरह ये भी इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर बनी है। शेल्टर वगैरह की बात की जाए तो वुड जो है, उसके बाद पेंट, वुड के ऊपर हम जारी बात है पॉलिश वगैरह लगाते हैं, वुड भी बेसिकली प्लांट से ही है, तो प्लांट में जारी बात है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद सेलुलोज वगैरह आ जाते हैं, तो ये भी का हाइड्रोकार्बन अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए।
पेंट वगैरह देखा जाए तो पेंट भी इंडस्ट्री भी ऑर्गेनिक है, वार्निशेज पॉलिश वगैरह हो गई। उसके बाद पावर और ट्रांसपोर्टेशन की बात की तो नेचुरल गैस आपको पता, अभी हमने पढ़ा नेचुरल गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह की मकदार कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है। तो इसी तरीके से कोल वगैरह हो गए, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये भी सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद मेडिसिन और ड्रग की बात की जाए तो पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जितने भी ये हैं, एस्पिरिन का मैंने बताया, सैलिसिलिक एसिड यानी ऑक्सी हाइड्रोकार्बन और COOH, ये सैलिसिलिक एसिड वगैरह आ जाते हैं। तो ये भी सारी की सारी क्या मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स लाइक DDT एंड विच आर बीइंग यूज और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये भी सारे के सारे ऑर्गेनिक हार्मोन और स्टीरॉइड्स वगैरह में, जैसे कि आप लोगों को पता है मुख्तलिफ हार्मोन्स वगैरह होते हैं। तो जैसे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसका भी यही स्ट्रक्चर होता है, मुख्तलिफ 4 रिंग्स वगैरह अटैच होते हैं और उसके बाद 7 OH ग्रुप वगैरह अटैच होते हैं और एक डबल बॉन्ड एक कार्बन के ऊपर मौजूद होता है और एक चेन वगैरह होती है। 4 स्ट्रक्चर इस तरीके से बने हुए होते हैं अगर बात की जाए तो इस तरीके से, और एक इस साइड पे डबल बॉन्ड मौजूद होता है और इस तरीके से एक इस साइड पे बड़ी चेन मौजूद होती है। तो ये भी सारे के साथ, और इस साइड पे OH ग्रुप वगैरह अटैच होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है। ये वाली बाकी चीजें क्या है, ये सारी की सारी कार्बन है, इधर कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन वगैरह अटैच है। तो ये रिंग वगैरह मौजूद होते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह में। तो ये भी सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन और हाइड्रोजन है। पेपर की बात की जाए, इंक की, परफ्यूम, फ्लेवर्स, ऑल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वगैरह होगी, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लास्टिक होगी, रबड़, रेजाइन, ये भी सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद सोप एंड और डिटर्जेंट्स की बात की जाए, साल्वे प्रोसेस में, ये भी 10 क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। साल्वे प्रोसेस है सोप यानी सर्फ डिटर्जेंट्स वगैरह जो जिससे सर्फ वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये भी सारी के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमने कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह लिया था, उसके थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह लिया था, सोप एंड डिटर्जेंट। उसके बाद टेफ्लॉन वगैरह हो गए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड फूड्स, ऑर्गेनिक रिएक्शंस इस्तेमाल होते हैं फिर टिश्यूज एंड फूड्स वगैरह बनाने के काम आते हैं। दीज चेंजेस हैपन इन मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ प्रोसेस, इसमें जारी बात है ये फिर ग्रोथ और मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म में फिर फर्दर आ जाते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ये होता है कि यानी 2 कंपाउंड मिलकर बड़ा कंपाउंड बना देते हैं, और कैटाबॉलिज्म ये होता है कि बड़ा कंपाउंड मिलकर टूट के स्मॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अगर ये इसकी कैटाबॉलिज्म की बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, फिर डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होता है। और अगर एनाबॉलिज्म की बात की जाए तो मोनोसेकेराइड मिलकर डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, डाइसेकेराइड मिलकर फिर ट्राइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि ADP प्लस PI मिलकर ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। तो ये एनाबॉलिज्म में आ जाता है। न्यू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बक्कीबाज, यानी कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से होते हैं? कार्बन के मुख्तलिफ एलोट्रोप्स हैं, जैसे कि बक्कीबाज वगैरह होगी। द फुल नेम ऑफ बक्कीबाज इज बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस, साइंटिस्ट नेम्ड इट आफ्टर एन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर हु डिजाइन्ड अ बक्कीबाज शेप्ड इन बिल्डिंग मॉन्ट्रियल। बक्कीबाज आर यूज एज सेमीकंडक्टर एंड लुब्रिकेंट्स के तौर पर, बक्कीबाज जो होती हैं, बक्कीबाज होते हैं लुब्रिकेंट्स वगैरह के तौर पर और सेमीकंडक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। और ये जो बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस इसका नाम है, ये एक बिल्डिंग की तौर पर दिया गया था, यानी इसकी शेप एक बिल्डिंग की टाइप पे थी, तो उस वजह से इसका नाम बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस दिया गया था। तो उसके बाद इन 1985 न्यू ग्रुप ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन वर डिस्कवर, दीज हैव कार्बन एटम रैंकिंग फ्रॉम 40 to 100। तो दीज आर अरेंज इन हॉलो के लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड बक्कीबाज, यानी इसमें 40 से लेकर 60 तक कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इसे बक्कीबाज वगैरह कहा जाता है। द सिंपलेस्ट ऑफ देम इज C60 कार्बन, जो इनकी में सारों से सिंपलेस्ट है वो कार्बन 60 है, जिसे C60 कहा जाता है। ये एलोट्रोप है कार्बन का, जो कि सारों से मोस्ट मशहूर है। एंड इट्स मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम्स, इसके जो मॉलिक्यूल हैं ये 60 कार्बन एटम से मिलकर बने होते हैं, यानी 60 कार्बन एटम आपस में ज्वाइन हो होते हैं केज की फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म में। लेकिन दूसरे देखा जाए तो ये फुटबॉल टाइप इसकी शेप यानी बनी होती है बक्कीबाज वगैरह की, इस तरीके से दरमियान में ये होता है, इस तरीके से फिर मुख्तलिफ बनी हुई होती है इसकी शेप। जैसे कि फुटबॉल आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल उसी शेप पे ये बना हुआ है जैसे फुटबॉल होता है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से मुख्तलिफ इसकी जिस तरह की फुटबॉल वगैरह आप लोगों ने देखा होगा उसकी जो शेप होती है
वो इस तरीके से लग रही है। कार्बन 60 कार्बन आपस में जुड़े में हालोकेट लाइक स्ट्रक्चर में। तो द कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पेंटागन एंड हेक्सागन स्ट्रक्चर। तो इनमें आपस में अगर देखे जाए, ये तो मैंने तो वैसे बना दिए, ये इनके स्ट्रक्चर तकरीबन हेक्सागन और पेंटागन बन रहे होते हैं। यानी ये अगर बात करें तो ये एक हेक्सागन और दरमियान में बात करें तो ये पेंटागन स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। ये मैंने तो ये वैसे सिंपल बना दी थी, लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअली में पेंटागन और हेक्सागन स्ट्रक्चर होते हैं। ये हेक्सागन है 6 कार्बन वाला, ये पेंटागन 5 कार्बन वाला, इस तरीके से। उसके बाद अब अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप वगैरह बीच में आ जाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह में मैंने आप लोगों को भी बताया था कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, एक एथेनॉल वगैरह अल्कोहल वगैरह आ जाते हैं जिनके साथ OH होता है। इसी तरीके से एल्डिहाइड में CHO वगैरह आ जाते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताई थी। इनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। ये जो फैमिलीज वगैरह थी, ये R क्या होता है, R बेसिकली अल्काइल ग्रुप है जिसे कहा जाता है CH3। इसके साथ आप एक कार्बन हो COOH जुड़ा हो, इसी को अगर हम खोल के लिख दें ये COOH, तो ये जो है इसे बेसिकली कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप, और इसको कहा जाता है कार्बोनल ग्रुप। सिर्फ अगर इसको लिया जाए तो ये होता है अल्कोहल ग्रुप। लेकिन जब ये इकट्ठा COOH इसको खोल के लिखा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, ROH ड्रा करके मैंने बताया था ये अल्कोहल होता है। इसी तरीके से कीटोन मैंने बताया था ROR, ये ईथर है, ये मैंने भी तो ये इनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। ये अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी वास्ट है, ऑर्गेनिक ब्रांचेज जो है ये इतनी ज़्यादा वास्ट है कि इनको एट अ टाइम स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता था, यानी एक ही टाइम में स्टडी करना। तो इन्होंने इसलिए इसकी मुख्तलिफ क्लासेज वगैरह बना दी हैं, ताकि मुख्तलिफ जब क्लासेज होंगी तो इनको स्टडी करना आसान होगा। अब जिसके साथ भी कोई कंपाउंड है, जिसके साथ ROR आ गया वो ईथर के अंदर स्टडी किया जाएगा, जो कंपाउंड है जिसके साथ ROH आ गया वो अल्कोहल के अंदर स्टडी किया जाएगा। ये वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, इनके साथ ये स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद इनको फिर स्टडी करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप इस अगर सिर्फ इसकी ली जाए कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर एक कार्बन और बीच में आ जाता है COOH, तो मोस्टली इनकी प्रॉपर्टीज जो है होंगी वो थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मोस्टली सेम होंगी। थोड़ा चेंज ट्रेंड बढ़ा होगा, यानी इंक्रीज कर रहा होगा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी तरीके से अब इसकी अल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर प्रॉपर्टीज देखी जाए तो हो सकता है इसकी रिएक्टिविटी और हो, ये जिस चीज से रिएक्शन करता है हो सकता है ये वाला अल्कोहल उसके साथ रिएक्शन ना करे। उसी तरीके से अल्कोहल जिससे रिएक्शन कर रहा है हो सकता है कार्बोक्सिलिक उससे रिएक्शन ना करे। तो अगर सारे दोनों कंपाउंड को इकट्ठा स्टडी किया जाता है तो स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन्होंने सेपरेट कर दिया। अल्कोहल को अलग स्टडी किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग स्टडी किया जाता है। जिस कंपाउंड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया उसको अलग स्टडी किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में उसकी रिएक्टिविटी अलग बढ़ी जाती है, स्टेबिलिटी वगैरह। अल्कोहल को अलग स्टडी। अब इनकी अल्कोहल की जितने भी अल्कोहल होंगे सारों की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत ही मिलती जुलती होंगी, सिमिलरिटीज होंगी। इसी तरीके कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी मिलती जुलती होंगी, तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप ये फैमिली होती है जो इन्हें असाइन की जाती है। द बेसिक आइडिया ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज एट हार्ट ऑफ द मच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी शैल स्टडी। वी विल कैरी आउट मेनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, यानी एक कंपाउंड से दूसरे में कन्वर्ट होना। अल्कोहल, जैसे कि अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये एस्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वाटर बन जाता है। इसी तरीके से एस्टर की हाइड्रोलिसिस की जाए तो RCOOR प्लस वाटर, तो ये दोनों बन जाते हैं अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन वगैरह भी कहा जाता है, स्टेरिफिकेशन, और इसको रिएक्शन मैकेनिज्म के तौर पर भी इसको स्टडी किया जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में। तो अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल दैट गिव द मॉलिक्यूल इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसी के साथ लग जाए उसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी चेंज हो जाती हैं। इसी अल्केन ग्रुप अगर मैं बात करूं, ये इथेन है CH3 और इस साइड पे भी CH3, तो इस अल्केन के साथ COOH लगा दें उसकी प्रॉपर्टीज और होंगी, और इस अल्केन के साथ अल्कोहल लगा दें उसकी प्रॉपर्टी टोटल डिफरेंट होगी, और इसी के साथ हम OR लगा दें तो उसकी प्रॉपर्टी वो ईथर बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर फंक्शनल ग्रुप्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। यानी अगर कार्बन कार्बन के दरमियान अगर हम बात करें कि एक डबल बॉन्ड है और एक साइड में बात करें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं।
ये अल्केन के अंदर स्टडी किया जाएगा अलहदा, इसकी जब स्टडी की जाएगी तो ये अल्कीन के अंदर स्टडी की जाएगी, ये अलहदा फंक्शनल ग्रुप है, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। हो सकता है अल्केन जिससे रिएक्शन करे, हो सकता है अल्कीन उसे ना करे बात का, और अल्केन जिससे बन रहा है, हो सकता है अल्कीन उनसे ना बने, सिंथेसिस उसकी ना हो, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक सिंथेसिस होती है और एक रिएक्टिविटी होती है। अब ये जब आ जाएगा किसी भी कंपाउंड के साथ लग जाएगा तो ये अल्काइन बन जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी। उसके बाद इसी तरीके से अदर एग्जांपल्स लाइक क्लोरीन जब लग जाता है किसी के साथ, जब ब्रोमीन लग जाता है, वो अल्काइल हैलाइड एक ब्रांच होती है फंक्शनल ग्रुप की CH3RCl, इसके साथ जब क्लोरीन लग जाता है, ये फिर अलग स्टडी इसकी की जाती है अल्काइल हैलाइड के अंदर। अल्काइल हैलाइड से अलग ब्रांच है, अल्काइल इस वजह से और हेलोजन की वजह से ये हैलाइड आ गया, तो इसको अलग स्टडी किया जाता है अल्काइल हैलाइड्स वगैरह को। इसी तरीके से अगर हम बात की जाए NH2 की, तो ये एक और अलग कंपाउंड है अमीन्स, उसके अंदर स्टडी की जाती है इनकी अमाइंस। तो RNH2, इसी तरीके से RCH3CH2CH2NH2, ये अमाइंस। फिर आगे अमाइंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, यानी अगर एक नाइट्रोजन के साथ तीन अगर अल्काइल ग्रुप लगे तो ये टर्शियरी अमाइन के अंदर कंसिडर होगा, और एक अगर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन दो अल्काइल ग्रुप हो तो ये सेकेंडरी अमाइन में होगा, और अगर एक नाइट्रोजन के साथ चारों साइडों पे अगर सिर्फ एक R हो तो ये प्राइमरी अमीन के अंदर कंसीडर किया जाएगा RNH2, क्योंकि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाते हैं, जो जब तीन अल्काइल ग्रुप तो टर्शियरी अमीन, जब दो सेकेंडरी अमीन, जब एक प्राइमरी अमीन, तो ये अमाइंस एक अलग क्लास है, उसके अंदर स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से इनको स्टडी करना आसान होता है। रिमेंबर दैट फंक्शनल ग्रुप इज एन एक्शन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एक्शन ग्रुप है द हाइड्रोकार्बन पोर्शन रिमेन्स इनर्ट, यानी हाइड्रोकार्बन इसमें इनर्ट रहते हैं, क्योंकि जब ये आ जाता है इनर्ट का मतलब ये होता है, जैसे हमने नोबल गैसेस पढ़ा था, इनर्ट है, इनर्ट का मतलब यानी वो स्टेबल होती है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। अब जब हमने रिएक्शन करना होगा तो हो सकता है हम जब भी इसका रिएक्शन करें तो इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन हो, ये फैमिली डिफाइन करता है, रिएक्टिविटी ये शो करता है। अब इसको अब इस ये अल्केन, अब ये अल्केन नहीं होगी, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। अब इसमें इसको जब हम बात करेंगे डबल बॉन्ड, तो ये अल्केन नहीं है, ये अल्कीन है, इसके साथ ये अल्काइन होगी, ये अब अल्केन नहीं है, ये अब अमीन अमाइंस बन चुकी है, अमीन ब्रांच है दो उसके अंदर। यानी ये बेसिकली जब फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं अल्केन के साथ, तो वही फिर रिएक्टिविटी को या सिंथेसिस को बताता है कि बताता है, डिस्कस करता है कि यही जब वही शो करता है, यानी पूरे की पूरी जो होती है रिएक्टिविटी की बात, वो यही डिसाइड करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फंक्शनल ग्रुप भी वो डिसाइड करता है कि इसके साथ रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ ये करेगा या नहीं। इसी तरीके से जब सिंथेसिस की बात होगी तो ये डिसाइड करेगा कि किसके साथ किन दो प्रोडक्ट को आपस में रिएक्शन कराया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। जैसे मैंने एस्टरिफिकेशन की आप लोगों को एग्जांपल दी, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्को, जब एस्टर आगे एस्टर पढ़ो प्रोडक्ट के बाद, जैसे कि मैंने एस्टरिफिकेशन की एग्जांपल दी RCOO और वाटर, और इस साइड पे फिर ये डिसाइड करेगा एस्टर है, क्योंकि ये एस्टर है तो ये डिसाइड करेगा पीछे किन दो कंपाउंड को रिएक्शन करवाया जाए, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को रिएक्शन करवाया जाए तो ये अल्काइल ये एस्टर बन जाते हैं, तो ये डिसाइड कर रहे होते हैं सारे की सारी बात को। और अगर इसकी बात की जाए, अगर आगे वाले रिएक्शन में ना लिखूं, मैं सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं, तो इसका जब रिएक्शन करवाया जाएगा अल्कोहल के साथ तो फिर ये डिसाइड करेगा कि इसने किसके साथ रिएक्शन करके और एस्टर बनाना है। वी ऑफन यूज द सिंबल R टू रिप्रेजेंट द हाइड्रोकार्बन पोर्शन, यानी हम R इस्तेमाल करते हैं अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है, और उसके साथ भी कोई भी मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। R जो होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है, उसमें सारी बातें मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी, प्रोपाइल भी, और डाईमिथाइल प्रोपाइल भी, यानी मुख्तलिफ टर्शियरी कार्बोकैटाइन भी इसके साथ ये इसकी जगह पे हो सकते हैं, R के साथ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन वगैरह भी हो सकते हैं। विद वन फ्री वैलेंस बाय विच फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन एक कार्बन के साथ एक वैलेंसी वो छुट्टी होगी जिसके साथ वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा। यानी फर्ज करो अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी कार्बन है, अगर कार्बन है ये, इसके साथ इधर CH3CH2 जुड़ा है, इस साइड पे C2H5 जुड़ा है, इस साइड पे C5H10 जुड़ा है, इस साइड पे C5H9 या जिस तरह भी C2H5,
अच्छा, और ये इस साइड पे फिर एक फंक्शनल ग्रुप की जगह जुड़ी रुकी हुई होगी। जैसे फर्ज करो बाद का ओ एच लग जाएगा, बाद का सी डबल, ये अल्कोहल जब ओ एच लग जाएगा तो अल्कोहल, अब एच हटा के हम सी एच थ्री लिख देंगे तो ये एथर बन जाएगा। इस सी एच थ्री की जगह हम सी डबल एच लिख देंगे, इस ओ एच की जगह हम सी डबल एच लिख देंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे और इस सी डबल एच के साथ हम सी एच ओ लिख देंगे तो ये एल्डिहाइड के अंदर स्टडी किया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ इसके फंक्शनल ग्रुप की जगह छुट्टी होगी है कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आखिरी शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 के साथ उसने बॉन्ड बनाए होंगे और एक फंक्शनल ग्रुप एक जगह पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हो, बाज़ का 2 जगह पर भी होते हैं, लेकिन बेसिकली फिलहाल हम पढ़ रहे तो एक जुड़ा होता है, लेकिन 2 भी जुड़ सकते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूँ कि इस कार्बन के साथ एक साइड इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस साइड पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस साइड पे क्लोरीन है, इस साइड पे एच है। अब इधर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक अल्काइल हैलाइड भी जो बन रहा है इस साइड पे देखी जाए तो, इस साइड पे देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है, और अगर इस साइड में बात की जाए तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन रहा है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद देखा जाए तो रिमेंबर दैट द, अच्छा पहुंच गए थे, ईच फंक्शनल ग्रुप अंडरगोज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। हर फंक्शनल ग्रुप के अलग रिएक्शन होते हैं, रिएक्टिविटी होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी और है और अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी और है, एथर्स की रिएक्टिविटी और है। क्योंकि जैसे कि मैंने बात की कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ मिलकर रिएक्शन किया तो एस्टर और वाटर बन गया। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी जैसे कि अमीन ले लो, जरूरी नहीं है कि अमीन भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर और वाटर बनाए, इसी तरीके से जरूरी है कि एल्डिहाइड भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर और वाटर बनाए। ये सिर्फ इसी की प्रॉपर्टीज है। यानी अगर फर्ज करें हमने देखना होगा, बेसिकली अगर हमने देखना होगा कि हमारे पास कोई भी सैंपल है, हमें नहीं पता वो क्या चीज़ है, उसके अंदर हमने एस्टर डाला, इधर हमें अननोन कंपाउंड है, हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, हम चेक करना चाहते हैं कि, और हमेशा के ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं, लैब इसे डिटेक्शन टेस्ट वगैरह भी कहा जाता है, तो उसके अंदर हम अल्कोहल डाल देंगे, अल्कोहल ऐड करेंगे। अगर वो एस्टर और वाटर बन गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये पीछे जो चीज़ थी ये कार्बोक्सिलिक एसिड थी। लेकिन अगर फर्ज करो उसके साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पे वो एस्टर और वाटर नहीं बनाता तो हमें पता चल जाएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता, कोई और कंपाउंड होगा। Each functional group undergoes characteristic reaction by recognizing the functional group in a molecule. It is possible to predict the reaction which that molecule will undergo. The concept of functional group is important in organic chemistry for 3 reasons. Functional groups serve as basis of nomenclature for naming of organic compounds. अब इतने ज़्यादा कंपाउंड्स थे कि उनको क्योंकि नाम हम इसलिए पूरी एक क्लास होती है, क्लास में फर्ज करो 50 स्टूडेंट हैं तो उनमें हम मुख्तलिफ उन सारों के अलग नाम होंगे जिसके थ्रू हम उनको पहचान सकते हैं कि इसका ये नाम है तो ये वाला लड़का है। तो इसी तरीके से इधर भी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा है कि अगर वैसे अगर इनकी नेमिंग वगैरह ना की जाए तो हमें नहीं पहचान सकते, इसलिए इनके नाम रखे जाते हैं ताकि इनकी पहचान हो सके। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नाम मैंने बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड उनका नाम होता है, नोमेनक्लेचर में ये इस्तेमाल होते हैं, नोमेनक्लेचर में एक इनका बेनिफिट होता है। जो उनके साथ भी COOH आ गया, उनके साथ O एक एसिड आखिर में आता है, OIC लगाकर। और प्रोपेन का फर्ज करो, प्रोपेन है तो प्रोपेन का आखिरी एंड में, क्योंकि 2 वावल इकट्ठे नहीं आ सकते, ताकि हम चाहते हैं 2 वावल इकट्ठे ना आए, तो प्रोपेन के आखिर में ई आ रहा है और AEIOU ई वावल है, आप लोगों को पता है। इसी तरीके से प्रोपेन का ई हटाकर हम OIC लिख देते हैं, तो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन से 3 कार्बन वाला अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो हम उसे प्रोपेनोइक एसिड कह देते हैं, 4 कार्बन वाला हो तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन वाला हो तो पेंटानोइक एसिड। इसी तरीके से एथर हो तो मिथाइल एथर, हम इस नोमेनक्लेचर में इनका पढ़ेंगे तो वो आ रहा है आगे। फंक्शनल ग्रुप सर्व टू क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू क्लासेस एंड फैमिली। जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सेपरेट करने के लिए क्लास, सेपरेट क्लास करने के लिए। अ फंक्शनल ग्रुप इज अ साइट ऑफ केमिकल एक्टिविटी इन मॉलिक्यूल कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। और यही वो साइट होती है जो फंक्शनल ग्रुप होता है, पूरी केमिकल रिएक्टिविटी की ये डिसाइड करती है कि रिएक्शन किसके साथ होगा और इसकी रिएक्टिविटी कम है या ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह का। अ मॉलिक्यूल कैन कंटेन मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, इट इज देन सेड टू बी पॉलीफंक्शनल। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं तो उसको फिर पॉलीफंक्शनल कहा जाता है। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप में बी मॉडिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर, और इसकी मॉडिफिकेशन भी हो जाती है। फर्ज करो जो रिएक्शन पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्ज करो मैं कहता हूँ कि अगर एक इस साइड पे फर्ज करो एल्डिहाइड है, तो ये अगर कोई रिएक्शन दे रहा है, कोई भी रिएक्शन ये देता है तो हो सकता है अब जब इसको हटाकर इसकी जगह में एक और कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिख दूं,
तो फर्ज करो मैं इधर ओ एच लिख देता हूँ, तो इसकी वजह से अब इसमें ये पहले जो रिएक्शन दे रहा था हो सकता है अब वो रिएक्शन ना दे, हो सकता है क्योंकि ओ आर की ओ एच में सी एच और ओ एच में फर्ज करो ओ एच की रिएक्टिविटी फर्ज करो ज्यादा है, तो फिर हो सकता है वो किसी कंपाउंड ने भी आगे इधर रिएक्शन करना था पहले, क्योंकि इस साइड आर ग्रुप लगा होता है C2H5, तो अब हो सकता है वो इधर रिएक्शन ना करे, क्योंकि अब इसके साथ ओ एच जुड़ चुका है और हो सकता है ओ एच की रिएक्टिविटी ज्यादा हो, तो वो ओ एच के बजाय रिएक्शन करने के बजाय वो हो सकता है इसके साथ आकर रिएक्शन करे, इसके ऊपर अटैक करे। तो इस तरीके से एक कंपाउंड की एक फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से दूसरे फंक्शनल ग्रुप की मॉडिफिकेशन वगैरह हो जाती हैं। तो ये चीज़ थी। उसके बाद आ जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में आप लोगों को बता चुका हूँ, ये मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अल्केन वगैरह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वालों को अल्काइन कहा जाता है। और इसी तरीके से बेंजीन वगैरह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अल्काइल हैलाइड्स यानी अल्काइल हैलाइड भी मैंने बता दिया। अल्कोहल्स, ईथर भी हो गए, अमीन भी हो गए, नाइट्राइल्स आ गए। नाइट्राइल्स ये होते हैं जैसे जिनको साइनाइड्स कहा जाता है। ये नाइट्राइल जो है CN वगैरह जो हो गए, तो ये बाद साइनाइड वगैरह हो गए। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी साइनाइड्स को साइनेट्स, थायोसाइनेट्स वगैरह, मेटल साइनाइड्स, ये इनऑर्गेनिक के अंदर भी स्टडी किए जाते हैं। अब इधर आर के साथ CN आ गया, अल्काइल साइनाइड, इन्हें कहा जाता है अल्काइल साइनाइड, या इन्हें नाइट्राइल्स भी कहा जाता है। नाइट्राइल्स यानी जब कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, कार्बन इस साइड पे कार्बन है, इस साइड पे भी कार्बन है। अब आप लोगों को पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इन दोनों के दरमियान 3 बॉन्ड होंगे, तो कार्बन की भी वैलेंसी पूरी, नाइट्रोजन की भी, और नाइट्रोजन का ये जो ऊपर लोन पेयर था वो ये रह गया। तो इनको मेथल साइनाइड कहा जाता है, मिथाइल साइनाइड। अगर इसका नाम दिया जाए तो अल्काइल साइनाइड। एक कार्बन वाला हो तो मिथाइल साइनाइड, 2 कार्बन वाला हो तो इथाइल साइनाइड, 3 कार्बन वाला हो तो प्रोपाइल साइनाइड, 4 कार्बन वाला हो तो ब्यूटाइल साइनाइड, इस तरीके से 5 कार्बन वाला हो तो पेंटाइल साइनाइड। उसके बाद आगे आ जाता है नाइट्रोमीथेन या नाइट्रो भी फंक्शनल ग्रुप है। NO2 जो होता है, अगर किसी भी कार्बन के साथ अल्काइल के साथ NO2 लग जाए तो ये इसे कहा जाता है नाइट्रोईथेन या नाइट्रोमीथेन। अब नाइट्रो अल्केन यानी अगर एक कार्बन वाला हो तो नाइट्रोमीथेन कह देंगे, 2 कार्बन वाला हो तो नाइट्रोईथेन कह देंगे, 3 कार्बन वाला हो तो इसी तरीके से नाइट्रोप्रोपेन कह देंगे। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग की जाती है, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोप्रोपेन। इसी तरीके से एक और है सल्फाइड, C है, डाइमिथाइल सल्फाइड। दरमियान में कार्बन होगा, सल्फर होगा, इस साइड में भी कार्बन, इस साइड में कार्बन, इसे कार्बन डाइसल्फाइड कहा जाता है, CH2। अब डाइमिथाइल सल्फाइड, जब दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप हो तो डाइमिथाइल सल्फाइड कह देंगे, और इस साइड पे फर्ज करो C2H5 है तो इथाइल मिथाइल सल्फाइड, और इसी तरीके से इधर C2H5 हो तो डाइथाइल सल्फाइड, और इस साइड पे C3H5 हो तो इथाइल प्रोपाइल सल्फाइड। इस तरीके से इसके नाम वगैरह दिए जा सकते हैं। और सल्फ ऑक्साइड ये होता है, जैसे कि ये हमने पढ़ा कि ये सल्फाइड है, डाइमिथाइल सल्फाइड या डाइथाइल सल्फाइड, इथाइल प्रोपाइल सल्फाइड, इथाइल प्रोपाइल सल्फाइड। अब इसी के बजाय अगर एक सल्फर कोऑर्डिनेट कोवलेंट, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों पेयर एक ही एटम के हों। क्योंकि सल्फर के ऊपर आप लोगों को पता है सल्फर के जो आखिरी इसके सल्फर के ऊपर लोन पेयर जो होते हैं, क्योंकि O ये हमने पढ़ा था, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है और सल्फर के नीचे फिर इस तरीके से जो सल्फर होता है उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड तो उसने ये बना दिए। बाकी उसके जो थे सल्फर का अगर आखिरी शेल ड्रा करें तो ऑक्सीजन की तरह बिल्कुल ये 2। अब 2 इसके साथ और भी हैं लोन पेयर, क्योंकि आखिरी शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड इधर बन गया, और इसके इस तरीके से ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता है। लेकिन अगर इधर ये इससे बॉन्ड, तो ये अपने दोनों लोन पेयर इस्तेमाल करे बॉन्ड बनाने के लिए, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वैसे को HCl की बात की जाए, अगर CH4 की चलो बात कर लेते हैं कि कार्बन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर से ये शेयरिंग होगी। जैसे कि आपने चैप्टर 9 क्लास के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में कि ये शेयरिंग हो रही है।
एक ये शेयर कर रहा है, एक ये शेयर कर रहा है, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर ये आप कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, यानी एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन हुए और इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सल्फर ने जब इस तरीके से बॉन्ड बनाया हो तो फिर सल्फाइड की जगह सल्फॉक्साइड लग जाता है। इस सल्फाइड को हटाकर सल्फॉक्साइड कह देंगे। सल्फॉक्साइड, ये ऑक्साइड ऑक्सीजन से निकला है, जो साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप था। अब ऑक्सीजन के ऊपर जारी बात नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसके अपने तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए में और एक इसने भी दे दिए, तो इसने गेन कर लिए तो माइनस का चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्रिएशन हो जाती है। उसके बाद सल्फोन, इसी के बजाय जब सल्फर अब इसके साथ बॉन्ड, ये भी दोनों बॉन्ड पेयर दोनों अपने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर जाए, तो उसी सल्फॉक्स, जिससे हम सल्फाइड को सल्फॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, अब ये सल्फोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसी की जगह सल्फोन ऑक्साइड हटा के सल्फोन लिख देंगे, ONE सल्फोन। तो ये बिल्कुल याद रखने का यही तरीका है, जैसे आप लोगों ने कीटोन में पढ़ा है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन उधर एक ऑक्सीजन और एक ही कार्बन है, इधर लेकिन सल्फर एक है और ऑक्सीजन 2 है, तो सल्फोन बन गए। बराबर, तो ये तो याद रखने के था। आगे आ जाते हैं मिथाइल थायोल। SH लग जाए, अगर किसी भी कार्बन के साथ SH लग जाए, आप फर्ज करें मैं कहता हूँ कि ये सल्फाइड, जैसे कि अब सल्फाइड पे आ जाते हैं दोबारा, इस सल्फोन और सल्फाइड को हटा देते हैं, फर्ज करो इधर आ जाते हैं दोबारा। अब ये इसे हमने सल्फाइड कहा था, अब इसकी जगह ये हटा दें, कार्बन अल्काइल ग्रुप के बजाय H लगा दें सिर्फ, यानी कार्बन के साथ SH लगा दें, इसको थायोल्स के अंदर स्टडी किया जाएगा, मिथाइल थायोल। अब इसको कहा जाएगा मिथाइल थायोल, या थायोमीथेन भी कह सकते हैं, मिथाइल थायोल, मिथाइल थायोल या मीथेन थायोल, मीथेन थायोल भी कह सकते हैं, मीथेन पहले आ गया, मीथेन थायोल या थायोमीथेन भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद ये भी फंक्शनल ग्रुप हो गया। कीटोन का मैं बता चुका हूँ, कार्बोनाइल और एल्डिहाइड भी मैं बता चुका हूँ, एल्डिहाइड्स वगैरह। एल्डिहाइड और कीटोन तो पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ चुके हैं, एस्टर भी पढ़ चुके हैं, और एक बच गया था कार्बोनिल। कार्बोनिल मैं आप लोगों को वैसे बता चुका हूँ, कार्बोनिल भी, कार्बोनिल होता है ये RCOO, ये वाला जो ग्रुप होता है ये कार्बोनिल होता है। इसी कार्बोनिल के साथ अगर मैं इधर H लगा दूं तो एल्डिहाइड बन जाएगा, इसी के साथ अगर COO के साथ OH लगा दूं जी एल्डिहाइड, इसी कार्बोनिल के साथ अगर मैं OR लगा दूं तो ये एस्टर, इसी के साथ अगर COO और इस साइड में NH2 लगा दूं तो ये बन जाता है अमाइड, एसिटमाइड इसे कहा जाता है, एसिटमाइड वगैरह। ये बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप ये वाला होता है, और कार्बोनिल के साथ एल्डिहाइड और इन डेरिवेटिव्स है एसिड का। अब इसी कार्बोनिल के साथ अगर H लग जाए, OH लग जाए, तो इनकी क्लास नाम चेंज हो जाते हैं, ये एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्टर, ये अमाइड्स के अंदर स्टडी किए जाते हैं। और अमाइड का क्या नाम होता है? अमाइड को हम कह सकते हैं एसिटमाइड, जब सिर्फ एक कार्बन वाला हो। मिथाइल अमाइड, अगर इधर COOM एसिटमाइड, इसको एसिटमाइड कहा जाता है। एसिटमाइड जैसे एसिटिक एसिड से 2 कार्बन वाले को हमने जैसे कहा था एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे हमने कहा था COOH को विनेगर हमने कहा था। इसी तरीके से क्योंकि एक कार्बन ये और एक कार्बन ये CH3COONH2, तो 2 कार्बन की वजह से इसे कहा जाता है एसिटमाइड। अमाइड NH2 की वजह से और COO की वजह से, और क्योंकि 2 कार्बन है तो ये एसिटमाइड बन गया। तो एक कार्बन और लगा दो तो प्रोपामाइड, प्रोपेनामाइड बन जाएगा, प्रोपामाइड। मिथेनमाइड, मिथाइलमाइड भी कह सकते हैं, मिथाइलमाइड। जब इधर साइड पे CH3 लग जाए, थाइलमाइड, क्योंकि 2 कार्बन होंगे तो थाइलमाइड हम कह सकते हैं। इसी को एसिटमाइड, जैसे कि हमने ये लिखा है एसिटमाइड, ऐसे हम इथाइलमाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 कार्बन है और ये माइड बन रहे हैं। उसके बाद ये वैसे इसका जो कॉमन नेम है वो ये एसिटमाइड किसे कहेंगे, जो कि इनके सिंपल एग्जांपल जो है इनकी। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड, अगर इसी की जगह COOL लग जाए,
अगर इसी की जगह ये, जैसे हमने इसे एसिटमाइड पढ़े, इस NH2 की जगह अगर Cl लग जाए तो इसे पढ़ेंगे एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल, इसी की वजह से एसिटाइल, और क्लोरीन की वजह से क्लोराइड हो जाएगा। और इसी की जगह अगर एनहाइड्राइड, अगर COO अगर ये अगर हो जाए RCOO, इसे कहा जाता है एसिडिक एनहाइड्राइड, RCOR। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये जब हम रेट्रोसिंथेसिस या नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह पढ़ रहे हों, तो उसमें ये इथाइल हेट्रोसाइक्लिंग, जैसे कि BS केमिस्ट्री वगैरह में जब एक सिलेबस हमने पढ़ते हैं हेट्रोसाइकल्स का, हेट्रोसाइकल जिसका कैम 408 कोड होता है, इसी तरीके से उसमें फिर ये वाला EAA इथाइल ये वाला इस्तेमाल होता है, CH3, ये C2H5 COO एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह इधर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये गुड वो रीएजेंट बन जाता है रिएक्शन के लिए, फेवरेबल कंडीशन वगैरह इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि इस साइड पे भी ये अपनी तरफ खींच रहा होता है ये कार्बोनिल को, इस साइड पे भी, तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये काफ़ी डेफिशिएंट वगैरह हो जाते हैं, तो ये गुड साइड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है, गुड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये क्योंकि ये कार्बोनिल भी अपनी तरफ खींच रहा है, उसके बाद इस साइड से ये वाला कार्बोनिल भी खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये जो कोने वाले कार्बन होते हैं ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। अब OH जो होता है न्यूक्लियोफाइड, ये जो गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, ये आगे इस H के ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है, क्योंकि ये अब गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है, ये बेसिकली एसिडिक एनहाइड्राइड ये गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका होता है। फिर इसके साथ ये कार्बोकैटायन रिएक्टिव इंटरमीडिएट का भी एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है आपने, उसका गार्बन 409 है कोड, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ इंटरमीडिएट वगैरह बनाए जाते हैं जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो ये गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देते हैं, सोर्स होता है गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का। तो ये OH ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से कार्बोनिल अपनी तरफ खींच रहा होता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये कार्बन डेफिशिएंट हो जाता है। OH फिर आसानी से H के ऊपर अटैक कर देता है और H को निकाल देते हैं, और डबल बॉन्ड टूट के इसके ऊपर आ जाता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये कार्बोकैटायन बन जाता है। फिर ये आगे मुख्तलिफ अटैक के लिए इस्तेमाल वगैरह किए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ थे एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आ जाती है होमोलोगो सीरीज, ये तो थी इसके फंक्शनल ग्रुप्स। अब पढ़ने लगे हैं होमोलोगो सीरीज। होमोलोगो सीरीज होती है कि दो आपस में इन्हें होमोलॉग्स कहा जाता है, होमोलोगो सीरीज, जैसे इन्हें होमोलॉग वगैरह जो कंपाउंड आपस में CH2 के थ्रू आपस में डिफरेंट करें, फर्क करें, इस साइड पे H आ जाते हैं और इन्होंने क्या लिखा हुआ है OH, हाँ ठीक है OH, और इसकी जगह एक CH2 का इजाफा हो जाए, ये जो 1 CH2 का इजाफा हो गया तो ये आपस में होमोलॉग्स होते हैं, इनको होमोलोगो सीरीज कहा जाता है। एक CH2 और आ जाता है और OH, फिर इधर एक CH2 और आ जाता है, इधर एक CH2 था, इधर 2 CH2 है, इधर एक CH2 का और इजाफा हो रहा है, यानी एक CH2 का इजाफा हो जाता है, इन्हें होमोलोगो सीरीज कहा जाता है, होमोलॉग्स वगैरह। होमोलोगो सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, ये वो कंपाउंड की सीरीज होती है इन विच एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, यानी हर जो मेंबर है वो CH2 के थ्रू डिफर कर रहा है, आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। इंडिविजुअल मेंबर और हर मेंबर को इसलिए आपस में होमोलॉग कहा जाता है, होमो सेम से निकले। और CnH2n+1 तो OH फार्मूला CH3OH, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। जनरल इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं होमोलोगो सीरीज के? ऑल कंपाउंड सीरीज कंटेन द सेम एलिमेंट्स एंड द फंक्शनल ग्रुप। इन सारों में एक बात समझ आ रही है कि सेम एलिमेंट्स हैं, सारों के अंदर कार्बन है, सारों के अंदर हाइड्रोजन है और सारों के अंदर ऑक्सीजन है, और फंक्शनल ग्रुप तीनों के अंदर OH ग्रुप है, यानी ये एक प्रॉपर्टी सेम होगी। और दूसरी बात कि कंपाउंड इन सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, इन सारों को एक जनरल फार्मूला, फॉर एग्जांपल अल्केन के लिए CnH2n+2, अल्कीन के लिए CnH2n, यानी इन सारों को हम एक फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि CnH2n+2 को अल्केन का ये फार्मूला होता है, अल्केन का CnH2n-2 अल्कीन, ये 2n जो होता है ये अल्कीन का होता है। इसी तरीके से CnH2n-2 ये अल्काइन का फार्मूला होता है।
तो इसकी n की जगह जो भी वैल्यू पुट करें हमें पता चल जाएगा कितने हाइड्रोजन होंगे। फर्ज करो मैं 5 हाइड्रोजन के बजाय देखना चाहता हूँ कि 5 हाइड्रोजन में कितने कार्बन हाइड्रोजन होंगे, तो n की जगह 5 पुट किया, 2 की जगह फिर 5 प्लस 2, तो C5H12 यानी 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन होंगे अल्केन के केस में। इसी तरीके से अल्कीन के केस में अगर बात की जाए तो 10 होंगे, और अगर बात की जाए अल्काइन के केस में तो उसमें होंगे 8 CnH2n-2, n की जगह 5 पुट कर देंगे। तो इसके थ्रू हम जनरल जितने भी अल्केन उनको जनरल फार्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईच होमोलॉग डिफर फ्रॉम वन अबव एंड वन बिलो, यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसी भी होमोलॉग का वो आपस में डिफर करता है CH2 से थ्रू। ये वही बात दोबारा, यानी इस कंपाउंड को अगर देखा जाए ऊपर वाले से और नीचे वाले से अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो ये भी CH2 से डिफरेंट है, और एक CH2 ग्रुप का फर्क है इन दोनों में। और अगर ऊपर वाले और सेकंड वाले में देखा जाए तो उसमें भी एक CH2 का फर्क आ रहा है, तो ऊपर वाला नीचे वाले से CH2 से डिफरेंट होगा बस। दीज ऑल कंपाउंड इन सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल सिमिलर मेथड, जितने भी कंपाउंड होते हैं सीरीज के अंदर वो सिंपल एक ही मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज भी सारी बात है सेम होगी। एक मुख्तलिफ जनरल ट्रेंड होगा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं हम कह सकते हैं कि इनकी ये है कि मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बढ़े या बॉइलिंग पॉइंट बढ़े, तो आस्ते आस्ते मिकदार में बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज इनकी सेम ही होंगी। फर्ज करो अगर ये किसी के साथ रिएक्शन करके, फर्ज करो क्योंकि ये अल्कोहल है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके अगर एस्टर दे रहे हैं तो ये वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर देगा, और ये वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर देगा, क्योंकि सारे अल्कोहल है सारी बात है, और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलके एस्टर और वाटर देते हैं। दिस इज अ ग्रेजुअल वेरिएशन फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट, और ग्रेजुअल वेरिएशन होती है वो मैं बता चुका। जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा होगा या बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह।